Hello and good morning all of you. Welcome to Alpha IAS Academy and we are doing our environment series. This is the last lecture of the series. आप ये lecture जरूर देखें because we have a surprise for you at the last of this lecture. And today it's a very short lecture. We will be discussing a topic which is more important from the point of view of mains. That topic is environmental ethics. Now that topic is already have been done in the GS4 section, but now we'll be covering here also because क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है इन्वायरमेंटल एथिक्स और थोड़ा सा मेरे दिल के करीब भी है तो मैं सोचा पढ़ा लेते हैं, ठीक है। एंड आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बने रहें। आपके कोई भी सुझाव हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप कुछ भी पूछना है आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी हो कोई भी परेशानी हो आप हमें हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट करेगी, ये हमारा वादा है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल एथिक्स एंड गांधीयन अप्रोच, तो बेसिकली हुआ ये कि हमने डेवलपमेंट तो कर ली, लेकिन डेवलपमेंट किस कॉस्ट पे करी? डेवलपमेंट हमने करी कि हमने पूरा बर्बाद कर दिया मदर अर्थ को, नेचर को, ठीक है। तो हमें लगा कि यार ऐसा तो नहीं चलेगा, एक्सप्लॉयटेशन करते रहेंगे ये तो किस दिन रिसोर्सेज ही खत्म हो जाएगी। तो हमने इवॉल्व की एक एथिकल अप्रोच किसके प्रति? नेचर के प्रति, उसमें जिसमें हमें लगा कि यार हमें तो हार्मोनियसली रहना पड़ेगा नेचर के साथ, बट क्योंकि अगर हम नहीं रहेंगे तो नेचर तो हमें वाइप आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो ना प्रकृति के से बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा आप कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लो, आप कितने बड़े बम बना लो, बारूद बना दो, बट देन जो आपदाएँ आती हैं, फ्लड्स आते हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, ड्रॉट्स आते हैं, उस पर किसी का बस है? कोई उसको रोक पाया? आज तक नहीं रोक पाया। दस इसी घटनाओं ने या इसी संभावनाओं ने हमें मजबूर किया कि हम जो हैं सोचे मदर अर्थ के बारे में और उसके साथ एक एथिकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें। दस इन्वायरमेंटल एथिक्स किससे डील करते हैं? दे डील विद द एथिकल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचुरल इन्वायरमेंट टू यूज इट सस्टेनेबली। एंड बेसिकली इसमें भी 3 अप्रोचेज है। तो इसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चन सोचने में मजबूर कर दिया कि हमें अपने डेवलपमेंट के लिए क्या पेड़ काटने चाहिए, है ना? क्या हमें पेड़ काटने चाहिए? क्या हमें फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते रहना चाहिए? करते भी रहोगे तो कितने साल, 30-40 साल का और तेल बचा, उसके बाद सब खत्म। तो इसी के लिए तो शिफ्ट है भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल, ग्रीन फ्यूल। क्यों बात चल रही है? क्योंकि पता है सरकारों को कि भैया तेल तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद किससे चलाएंगे हम कार, ठीक है। देन क्या एज अ ह्यूमन हमारे पास राइट है कि हम और स्पीशीज़ का एक्सटेंशन कर सकें? और आज तो हम बड़े अच्छे दिन ये लेक्चर कर रहे हैं बिकॉज टुडे इज़ द डे व्हेन चीता विल बी री इंट्रोड्यूस इन इंडिया आफ्टर 1954। जब वो एक्सटेंट हो गया था उसके बाद आज चीता का री इंट्रोडक्शन होगा कुनू पलपुर नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में है, और जो उनको छोड़ा जाएगा वो माननीय प्रधानमंत्री जी छोड़ेंगे। तो इट्स अ बिग डे फॉर अस टू डिस्कस इन्वायरमेंटल एथिक्स टुडे, बिकॉज हम कनेक्ट कर सकते हैं कि यार एक स्पीशी, एक जानवर हमारे यहाँ पाया जाता था, हमारी हरकतों की वजह से आज वो एक्सटेंट हो गया, हमने नामीबिया से मांगने पड़े और आज हमारे पास दोबारा रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब सोचो उसकी पॉपुलेशन ग्रो करने के लिए कितना टाइम लगेगा। क्यों कर रहे हैं री इंट्रोड्यूस? क्योंकि हमें लगा कि ज़रूरत है, नहीं बचाएंगे तो हम ही नहीं बचेंगे, ठीक है। 10 क्या हमारे पास उनको एक्सटेंशन, जो उनका एक्सटेंशन हम कर रहे हैं, क्या हमारे पास कोई उसकी राइट है, ठीक है। और हमारे ऊपर क्या इन्वायरमेंटल ऑब्लिगेशन है कि हम कैसे अपने इन्वायरमेंट को ट्रीट करें, ठीक है। क्या एनिमल्स की राइट्स भी हैं? देखो ह्यूमन राइट्स तो है भैया, आपके पास पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स हैं, सब इंजॉय करते हैं, बट क्या एनिमल्स की कोई राइट्स नहीं है? हम ह्यूमंस हैं। देन इसके अलावा हम कोई अकेले तो है नहीं इस दुनिया में, हम स्पेस शेयर करते हैं किसके साथ? प्लांट, ट्रीज, एनिमल्स, उनके साथ। तो वो क्या है? नॉन ह्यूमन वर्ल्ड है। तो हमारी क्या जिम्मेदारी है उस नॉन ह्यूमन वर्ल्ड के प्रति? देन ये सब जो सवाल है ये सब बड़े इंटरेस्टिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज बन गए हैं, ठीक है। और इसी को सॉल्व करने के लिए, इसी का जो हल है या समाधान है को एथिकल वे में करना है। इसका जो समाधान लाना है, ऐसा नहीं कि यार ठीक है वाइप आउट कर दो पूरा, हमारा क्या जा रहा है, सारे शेरों को निपटा दो, वैसे भी हमारे लिए खतरा ही, हमें मार देते हो तो इससे पहले कि वो हमें मारे उन्हें मार दो। बट देन क्योंकि हमने आपको पता है, अभी हम पूरे इन्वायरमेंट को क्या पढ़ाते हुए आ रहे हैं कि इन्वायरमेंट में हर चीज़ रिलेटेड है। आप ऐसा ना समझें कि आपकी एक हरकत से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप हो सकता है प्लास्टिक ज़मीन पे कहीं इंडियन ओशन में फेंकें और उसका इम्पैक्ट आपको हिमालयाज़ में दिखाई दे। इस प्रकार से नेचर, इस प्रकार से प्रकृति जो है आपस में कनेक्टेड है और बहुत ज़रूरी है कि हम उसको बचाएं। तो बेसिकली 3 अप्रोचेस हमने बनाई फिर इन्वायरमेंटल एथिक्स में। एक होती है एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब ह्यूमंस।
ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच होती है। तो ये बेसिकली उस पर फोकस करती है कि भैया हम ह्यूमंस जो हैं, क्योंकि हम इंटेलेक्चुअली इवॉल्व्ड हैं, हमारे पास कॉग्निटिव थिंकिंग है, हम धरती पे वो स्पीशी हैं जो नेचर का जो कोर्स है उसे मोड़ सकते हैं। ठीक है, आप नेचर को चेंज कर सकते हो, आप नेचर को मॉडिफाई कर सकते हो। तो भगवान ने आपको इतनी पावर दी है कि आप नेचर को मॉडिफाई कर सकते हो। तो क्या आप उसका जो यूज़ है वो कैसे करेंगे, ठीक है, आप अपने लिए करेंगे या दूसरों को लेंगे, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, देन एक बायोसेंट्रिक अप्रोच है। बायोसेंट्रिक अप्रोच क्या बोलती है कि ठीक है भैया, आप जो है ना, ये आप जो हो सिर्फ एज अ केयर टेकर हो। आज जो आप जी रहे हो, आप सिर्फ केयर टेकर हो इस इन्वायरमेंट की। आप वो करते हो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए, उनके लिए छोड़ के जाओ, ताकि वो बारिश, ये शेर, ये चीता देख सकें। तो उन्हें भी पता तो लगे भैया चीता दिखता कैसे है, सिर्फ पिक्चरों में ही नहीं देखे कि पिक्चर डाउनलोड करी और चीता देख लिया या उसका 3D मॉडल देख लिया। असलियत में देखें, वो जो है बारिश को एंजॉय कर पाएँ, वो जो है ठंड को देखें, गर्मी को देखें, बरसात को देखें। लेकिन कैसे देखें, एक सीमित क्वांटिटी में। ऐसा नहीं कि फ्यूचर जनरेशन में जो बरसात हो रही है तो मतलब 6 महीने बरसात ही हो रही है। ठीक है, ऐसे भी नहीं देखना है। तो हम क्या करते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ओ करते हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को कि हम नेचर को कंजर्व करें। तो उस अप्रोच को हमने बोल दिया बायोसेंट्रिक अप्रोच। देन एक इकोसेंट्रिक अप्रोच थी। इको यहाँ पे मतलब होता है जो इकोसिस्टम है। ये एक्चुअली नॉन एंथ्रोपोमेट्रिक अप्रोच भी बोलते हैं इसको। बेसिकली ये वही बात करती है कि जो नॉन ह्यूमन सिस्टम्स हैं या नेचुरल सिस्टम्स हैं, उनकी अपनी वैल्यू है, और अगर मैनकाइंड को सर्वाइव करना है तो हमें उन नेचर को, उस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपने सर्वाइवल के लिए। उसमें भी हमारा अपना बेनिफिट है। अगर हमारा अपना बेनिफिट नहीं होता ना, शायद ह्यूमंस का जो नेचर है, बाय वेरी नेचर हो सकता है हम सब कुछ बर्बाद कर देते, पूरे ध्वस्त कर देते, पूरे पेड़ वेड़ काट के बढ़िया वहाँ पे क्या बोलते हैं, एडवेंचर आइलैंड बना देते हैं, जो भी बनाते। बट देन क्योंकि हमारा उसमें अपना फ़ायदा है कि उसको कंजर्व करके हमें भी कुछ फ़ायदा मिल रहा है, तो हम कर रहे हैं। तो इकोसेंट्रिक अप्रोच बोलती है कि देखो भैया, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो और स्पीशीज़ हैं उनके प्रति, जो इकोसिस्टम है उसको बचाने के लिए उसकी एक वैल्यू है, आप उसको भी बचाएं। ठीक है, अब बेसिकली उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हारमोनियसली लिव करना पड़ेगा नेचर के साथ। उसके साथ हारमोनियसली लिविंग मतलब शांति से बनाए रखना, है ना भाई। मियाँ बीवी घर में रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, बढ़िया माहौल होगा घर का, बच्चों में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, सब खुश रहेंगे। पता लग रहा है सुबह शाम जूतम पतरम हो रही है, लड़ाई हो रही है, बेलन चल रहे हैं, तो क्या वो हारमोनियस लिविंग नहीं है, वो क्या नॉन हारमोनियस लिविंग हो जाएगी। इनफैक्ट इंडिया की एक बड़ी अच्छी फिलॉसफी है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब कि सब सुखी होवें, सब रोगमुक्त रहें और सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भोगी ना बनना पड़े। तो यहाँ सभी जो है ना, सभी जो इंडियन फिलॉसफी है उसमें सभी का कॉन्सेप्ट कोई ह्यूमंस तक लिमिटेड नहीं है। उसमें सभी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपके एनिमल्स, प्लांट्स सब है कि उनको भी दुख ना झेलना पड़े, उनको भी वो भी खुश रहें, उनको भी जो है वो भी रोग मुक्त रहें। ठीक है, तो सभी का जो वाइडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इंडियन फिलॉसफी इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड, यू शुड ऑल रीड इट। इतना ब्यूटीफुल है कि वो इंक्लूसिवनेस प्रमोट करता है। इंक्लूसिवनेस नॉट ओनली इन ऑफ ह्यूमंस बट देन आवर प्लांट्स, आवर नेचर, आवर एनिमल्स, एवरीबडी। तो कितनी अच्छी फिलॉसफी थी। इनफैक्ट हम हार्मोनियसली लिव रहते हुए आए हैं। बेसिकली प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की हम बात करें कि हम एक नेगेटिवली वे में लेते हैं ना कि प्रिमिटिव है। जिन लोगों के पास एंथ्रोपोलॉजी होगा उन्हें पता होगा कि प्रिमिटिव सोसाइटी का जो स्टेट था या उसका नेचर जो था, वहाँ जो सोसाइटल उसका ऑर्गेनाइजेशन था, जो किनशिप टाइज थे, जो मैरिज टाइज थे, बड़े डिफरेंट थे। ठीक है, उस समय भी दिक्कतें थी, बट देन उनकी एक क्वालिटी थी कि वो बड़े हारमोनियसली रहते थे नेचर के साथ। वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाते थे, वो नेचर उनके अनुसार नहीं रहती थी, वो नेचर के अनुसार रहते थे। ठीक है, इंडिया में भी अभी बहुत ज़्यादा ट्राइब्स हैं जो कि हारमोनियसली लिव करती हैं। ठीक है, जैसे राजस्थान की एक बिजनौर ट्राइब है, तो बेसिकली एक खेजड़ी ट्री होता है, तो बेसिकली उनके लिए वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी जान दे सकते हैं उसके लिए। देन आपको पता है कि जो वेरियस धर्म है उसमें तुलसी, आपका बनियन का ट्री, बनाना, कोकोनट फ्रूट, है ना। साउथ में आप देखेंगे कोकोनट का नारियल लेके जाते हैं लोग मंदिर में, कोकोनट की कितनी इम्पॉर्टेंस है।
देन आप टर्मरिक की बात करें, हल्दी की, हल्दी तो एक ऐसी चीज़ है जो मतलब बेसिकली बहुत सारे रिलीजन्स में ऑस्पिशियस मानी जाती है, जैसे हिंदू, इस्लाम, बुद्धिज़्म, इन सब में इसको ऑस्पिशियस माना गया है। देन बहुत सारे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, हम आपको पढ़ाया था सीक्रेट ग्रुप्स का, तो वहाँ लोग क्या मानते हैं कि बेसिकली कि यहाँ पे कोई स्पिरिट्स रहती हैं, उनके एंसेस्टर रहते हैं, या कोई रिलीजियस डीटी रहती है, तो वो स्पिरिट को कभी भी छेड़ते नहीं है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते, ठीक है, उसे कंजर्व करके रखते हैं। तो बेसिकली यही जो फिलॉसफी है या यही जो आइडिया है इंडियन उसमें है। अब इसको ग्रो करना है बस, ठीक है, क्योंकि हम क्या है कॉलोनियल माइंडसेट में रहे हैं। अब कॉलोनियल माइंडसेट क्या है, बेसिकली उनका जो कॉलोनियलिज्म का जो ऑब्जेक्टिव था वो था एक्सप्लॉयटेशन, पैसा निकालना है, कैसे निकालना है, क्यों वो कैसे निकलेगा वो उन्हें नहीं पता, बस उन्हें पैसा चाहिए था। तो उन्होंने क्या जितने सिस्टम्स बनाए वो देवर वेरी एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर, उन्हें हमारे नेचर से कोई मतलब नहीं था। बट देन अब हम लोग एक फ्री नेशन है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है अपने नेचर को कंजर्व करें, उसे बनाए रखें। भाई आज जो आप पेड़ लगाएंगे या जो पेड़ बचे हुए ये आपके अपने हैं, कोई इसको काट के नहीं ले जाएगा, ये आपके फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको हार्मोनियसली लिव करना है किसके साथ, नेचर के साथ। देन आप इनकलकेट कैसे करोगे इन्वायरमेंटल एथिक्स, देखो जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो तो चीज़ें उसमें इनकलकेट करना किसी भी बड़े, भाई मैं बोलूँ कि मेरे दादाजी चेंज हो जाए तो वो चेंज नहीं होंगे, मेरे पापा थोड़े बहुत हो सकता है 20% चेंज हो जाए, मैं 50% चेंज हो जाऊँगा। बट देन जो बच्चे होते हैं वो एक क्या बोलते हैं कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, आप जैसे उन्हें शेप कर लोगे वो वैसे ही बन जाएंगे। अच्छी बात यह है कि मैं जो अब देख रहा हूँ बेसिकली, अभी तो हम खुद ही बच्चे हैं, खुद ही बड़े यंग हैं अभी, ठीक है। बट देन जो अभी अपकमिंग जनरेशन आ रही है, मैं अपने से जो 5-10 साल जो अभी 12th में हैं या फर्स्ट ईयर्स में हैं कॉलेजेस के, मैं उन्हें देखता हूँ, बड़ी खुशी होती है कि वो बच्चे एटलीस्ट कुछ भी है बट देन दे आर वेरी इन्वायरमेंटली सेंसिटिव, कि वो इन्वायरमेंट के प्रति बहुत सेंसिटिव हैं। देखो इन्वायरमेंटल एथिक्स जो है मेरी भी बहुत दिल के करीब है, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह से आता हूँ, मैं बचपन में बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देखी हैं, बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखे हैं, जंगल देखा है, नदियाँ देखी हैं। तो बेसिकली मैं जो है उससे बड़ा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं कभी भी कहीं जाता हूँ तो मैं एक पन्नी कभी नहीं फेंकता हूँ, है ना, उसको जो डिस्पोज सॉलिड वेस्ट होता है उसको अच्छे से डिस्पोज करता हूँ। अब जो है आपने एक सेब खाया, आप जंगल में वो फेंक सकते हैं, क्योंकि वो क्या है वो किसी के काम ही आ जाएगा, कोई भाई रात को जानवर आएगा वो उसे खा जाएगा, ठीक है। दैट थिंग यू कैन डू, जो बायोडिग्रेडेबल है आप उसे वहाँ छोड़ सकते हैं, जो कि वहाँ के इकोसिस्टम के लिए या किसी के लिए अच्छा है। बट देन कई बार आप जानवरों का जब हित के में सोचते हैं तो बेसिकली कई बार आप अहित भी कर देते हैं। जैसे मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, कई लोग क्या होते हैं कि कई जगह क्या होते हैं कि मंकीज़ आ जाते हैं, अब क्या करते हैं उनको वो बनाना खिलाने के लिए रोड पे रुक जाते हैं। अब क्या होता है कि मंकीज़ होते हैं हैबिचुअल हो जाते हैं रोड्स पे आने के लिए, बट देन रोड्स पे तो गाड़ियाँ चलेंगी हाई स्पीड, रात को मैंने तो मतलब n नंबर ऑफ मंकीज़ देखे हैं मरे हुए रात के टाइम पे। क्यों? क्योंकि आपने उनको हैबिट डाली, बट आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, उनका हित, बट वो क्या गया अहित। तो ये भी आप ध्यान रखें कि आप लोगों के हित में सोचते हैं, बट देन उसका आप परिणाम क्या होगा वो भी आप सोचें। तो आप इनकलकेट कैसे करेंगे इन्वायरमेंटल एथिक्स को, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएं, जो बड़े लोग हैं बच्चों में जो है उनको पढ़ाएं, उनको समझाएं, उनको लाइव एग्जाम्पल दें, उनको नेचुरल पार्क्स में ले जाएं, सेंचुरीज में ले जाएं, उन्हें दिखाएं कि भैया कैसे चीज़ें जो है, एक पौधा उनसे लगवाएं, क्योंकि जब वो पौधा लगाएंगे ना तो आपका एक अटैचमेंट रहता है, वो आपके एक बच्चे की तरह ग्रो होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होंगे वो सेंसिटिव होंगे, आप उनके करिकुलम में डालें। देन बड़ों के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है लैंड एथिक का। लैंड एथिक क्या होता है कि देखो मैंने इस धरती पे जन्म लिया, मेरा एज अ ह्यूमन या एज अ इंडिविजुअल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस धरती पे, क्योंकि मैं तो इतना, मेरे को ये पानी देती है, मेरे को ये खाना देती है, तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है इसके प्रति, बिल्कुल बनती है। 10 लैंड एथिक क्या बोलता है कि आपने जिस धरती पर जन्म लिया उसके प्रति आपका एक दायित्व है, आपकी कुछ ड्यूटीज़ हैं, आप उसे पूरा करें, उसे कंजर्व करें। दैट कॉर्पोरेट इन्वायरमेंटल एथिक्स, देखो बेसिकली जो शुरू का बिजनेस हाउसेस था या बिजनेस मॉडल था वो कैपिटलिज्म, देखो बिजनेस जो है कैपिटलिज्म है, ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, प्रॉफिट मोटिव रहता है। बट देन हमारा जो कैपिटलिज्म है, मैं नारायण मूर्ति जी की एक बड़ी अच्छी एक उनका टॉक है, उसमें मैं देख रहा था, तो बेसिकली उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमें क्रोनिक कैपिटलिज्म नहीं चाहिए, कैपिटलिज्म हमें चाहिए, क्योंकि अगर हमें इकोनॉमी को ग्रो करना है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, तो हमें इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा, हमें कैपिटलिज्म चाहिए। बट देन वी डोंट वांट क्रोनिक कैपिटलिज्म, वी वांट कंपैशनेट कैपिटलिज्म, एंड दस compassionate capitalism is one such thing which takes into account the effect of our actions on the environment, ठीक है। तो 10 अ क्लीन इन्वायरमेंट देखो सबकी नीड है, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी जो है उसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, जो CSR फंड्स होते हैं उनके, वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को बचाने के लिए या उसको प्रमोट करने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो कॉर्पोरेट्स भी जो हैं अब उन्होंने भी जो है इनलाइन सिंक कर ली हैं अपनी एक्टिविटीज़ किससे, इन्वायरमेंट से। अभी भी हमारे पास वहाँ पे इट्स अ वेरी लॉन्ग वे टू गो, बट देन पीपल हैव started changing their business models, style of doing business, actions they take। इसीलिए तो क्या हो रहा है कि सोलर का यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिक कार्स का यूज़ हो रहा है, ठीक है। जो एनर्जी एफिशिएंट चीज़ें हैं उनका प्रमोशन हो रहा है, जो लेस एनर्जी लेती हैं उसका प्रमोशन हो रहा है, जो एमिशंस करती हैं उनको फेज आउट किया जा रहा है हल्के हल्के, ठीक है। देन ग्रीन पैचेस बनाए जा रहे हैं। भाई ग्रीन पैचेस क्या होते हैं? लंग्स ऑफ द सिटी। जैसे अगर आपने अरे सुना होगा मुंबई में, तो वो क्या है? एक टाइप का लंग है, वो एक सिंगल एक लौता वहाँ पे पैच है फॉरेस्ट का। सोचो कि यू इमेजिन अ सिटी विदाउट फॉरेस्ट, है ना। इट्स सो बैड। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डेवलपिंग of such development? Then at last we'll be discussing about the Gandhian approach। देखो गांधी जी क्या थे? गांधी जी was one of the pioneer in environmental ethics or environmental conservation। he was the patron saint, we would say, in the environmental movement, ठीक है। he was not totally against the economic activities, but then he was against the style of industries which may have displaced the poor and exploited the downtrodden, ठीक है। but then उसके बाद जो हमारे बड़े बड़े अच्छे जो हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट हुए, जैसे चंडी प्रसाद भट्ट जी और सुंदरलाल बहुगुणा जी, जो चिपको मूवमेंट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। बेसिकली आई नो सुंदरलाल बहुगुणा जी बिकॉज मेरे एक बड़े डियर फ्रेंड हैं, उनके ग्रैंडफादर थे वो, और वेरी वेरी सेंट, मतलब उन्होंने तो शादी नहीं करी, वो उसके मतलब दादाजी के भाई थे, ठीक है। तो ये वॉज अ वेरी सेंटली पर्सन। पिछले साल ही उनकी डेथ हुई 2021 में, ठीक है। और very nice guy, he was someone who has his heart out to the environment, and we always need such kind of people। now there are theories and number of theories against him, ठीक है। but then at least about Bhagwana ji I can tell you he was a very nice man because I know him personally, I have met him, ठीक है। तो but then you hear n number of stories, everybody has their own side of the story, but then it is you who has to believe, but then he has done good work, ठीक है। वो हमारा विषय नहीं है, ठीक है। तो चिपको मूवमेंट में हुआ। देन नर्मदा बचाओ आंदोलन में बाबा आमटे जी थे, मेधा पाटकर जी थी, उन्होंने इन सब की इंस्पिरेशन कौन थे? गांधी जी ही थे। गांधी जी तो अर्ली इन्वायरमेंटलिस्ट में से थे, ठीक है। इनफैक्ट उन्हीं के प्रिंसिपल्स पे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, अब उसको मॉडर्न प्रिंसिपल बोल देते हैं, बट देन ही वॉज दी वन हु सेड दैट यू शुड टेक केयर ऑफ इन्वायरमेंट ऑल्सो। एंड उनकी एक बुक थी 1909 में पब्लिश हुई थी, हिंद स्वराज। तो उसमें उन्होंने बात की कि हाउ मैन एक्सप्लॉइट्स मैन इज एक्सप्लॉइटिंग नेचर, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर बाय द मैन। तो उसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। तो वो जो थे इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रोथ के अगेंस्ट नहीं थे, प्लेजर के अगेंस्ट नहीं थे, कहते हैं मज़े लो, बट देन देयर इज़ नो प्लेजर इन वेस्टफुल कंजम्पशन, ठीक है। कि ऐसा कंजम्पशन भी क्या करना जो वेस्टफुल हो, मदर नेचर को परेशान करे, ठीक है। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, वो आप सबको याद रहनी चाहिए और लिख भी सकते हैं कि देयर इज़ इनफ फॉर आवर नीड्स बट नॉट इनफ फॉर एनीबडीज ग्रीड, ठीक है। सबकी ये जो मदर अर्थ है आप सबकी नीड को एड्रेस कर सकती है, बट आप में से अगर एक व्यक्ति भी ग्रीडी हो जाएगा तो उस ग्रीड को पूरा नहीं कर सकती मदर नेचर। तो कितनी ब्यूटीफुल बात है। एंड दैट वाज द गांधीयन अप्रोच एंड दैट वाज ऑल इन आवर एनवायरमेंटल सीरीज एंड वी थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस। आपको कोई भी डाउट है, हमसे कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप हमें बताएं, ज़रूर हम इस सीरीज़ में ऐड करेंगे उसको। और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप हमारे साथ बने रहें, हम इम्प्रूव करेंगे, हमारा वादा है। और अब बात करते हैं सरप्राइज़ की। तो सरप्राइज़ ये है कि नेक्स्ट सीरीज़ जो आ रही है उसका हम लोग पोस्टर आपको दिखाते हैं। तो एग्रीकल्चर इज़ द सीरीज़ वी आर डूइंग नेक्स्ट। कितने लेक्चर बनते हैं देखते हैं। कंटेंट तैयार हो गया है एंड PPTs तैयार हो रही हैं एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। बेसिकली इस बार हम लोग क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इट विल बी अ फेसलेस सीरीज, बट देन you will have beautiful slides. We are working on slides. You will have beautiful slides to watch, and we want that you should have a very good and comfortable lecture. और अगर आपके पास भी कोई सुझाव है कि हम अपने लेक्चर कैसे बेहतर कर सकते हैं तो आप हमें ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। और थैंक यू वेरी मच एंड कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड वी शैल सी यू सून। बाय बाय।